जोहार इन जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को आज मॉर्निंग में बताए थे कि झारखंड महिला सुपरवाइजर और जेसीसी सीजीएल के मद्देनजर दोस्तों आप लोग के लिए मैराथन क्लास लेके आने वाले हैं, ठीक है। और जो कि सामान्य अध्ययन यानी कि दोस्तों जीके का, ठीक है, जो कि आज की क्लास आप लोगों को महामैराथन रहने वाला है। तो आप लोग अंत तक जुड़े रहिए, आप लोग यहाँ से एग्जामिनेशन में बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो कमर कस लीजिए दोस्तों, खाए नहीं है तो खा लीजिए, ठीक है। और क्योंकि अभी क्लास आप लोगों को बहुत ही लंबा चलने वाला है। आप लोग कल साइंस का मैराथन क्लास लिए थे, वो कैसा लगा था आप लोग कमेंट कर बताइएगा, ठीक है। तो आज हम लोग जीके का दिखने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जामिनेशन में आप लोगों को यहाँ से प्रश्न दिखने वाला है, ठीक है। एकदम दोस्तों मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप लोग को 500 से भी आप लोग प्लस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अभी तक आप लोग जोहार एकदम सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी इसी प्रकार का आप लोग को वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए दोस्तों हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज की क्वेश्चन है, और नेपाल की मुद्रा क्या है? रुपया, टका, रुपया, डॉलर। तो ये आप लोग बता देना चाह रहे हैं, नेपाल की मुद्रा जो है ये आप लोग का रुपया है, ठीक है। और नेपाल की राजधानी की बात करते हैं दोस्तों, नेपाल की राजधानी आप लोग का काठमांडू है। कहाँ है? काठमांडू है, जो कि पशुपतिनाथ मंदिर के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का सेकेंड नंबर, भारत से म्यांमार कब अलग हुआ? 1930 ईस्वी में, 1939, 1932, 1937। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1937 ईस्वी को भारत से म्यांमार अलग हुआ था, ठीक है। म्यांमार की राजधानी आप लोग जान लीजिए तो नाए पी ताव है, ठीक है। और इसका मुद्रा की बात करते तो क्या थे? और राजभाषा म्यांमार का बर्मी है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए थर्ड नंबर में, हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न सीपीएसई मई 2023 का दर्जा दिया गया? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, रेल विकास निगम लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम लिमिटेड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड को कंपनी नवरत्न का दर्जा दिया गया है, ठीक है। देखिए नवरत्न कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां होती हैं, जो कि भारत सरकार की स्वीकृति के बिना देखिए 1000 करोड़ रुपए तक निवेश करने की वित्तीय स्वायत्तता दी जाती है, ठीक है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने रेल विकास निगम लिमिटेड की स्थिति को श्रेणी 1 मिनी रत्न से नवरत्न केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम में अपग्रेड कर दिया है। नेक्स्ट है, चलिए देखिए, निसार इसरो तथा अन्य किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है? अमेरिका, जापान, रूस, इजराइल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए नंबर, यानी कि अमेरिका। देखिए निसार जो कि नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार है, और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, ठीक है। देखिए SUV के आकार के उपग्रह को इस महीने के अंत में एक विशेष कार्गो कंटेनर उड़ान में भारत भेजा गया है, ठीक है। और इसे 2024 में ही इसी वर्ष और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से बाहरी अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए 5 नंबर में दिया हुआ है, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा में हिंदी का स्थान कौन सा है? प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा में से हिंदी का स्थान की बात करते हैं दोस्तों, ये आप लोग का तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 का हम लोग का बिल्कुल सी नंबर आंसर और सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और पहला की बात करते हैं, विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा, तो पहला इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड में आपका हो जाएगा मंदारिन, ठीक है, एक भाषा होता है मंदारिन, वो है। और थर्ड में आपका हिंदी है, उसके बाद चौथा में आपका स्पेनिश है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए
और विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन की शुरुआत किस देश में हुई है? जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, क्या हो जाएगा? जर्मनी। देखिए, जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में बिना ड्राइवर की स्वचालित ट्रेन की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट देखिए, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोना। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, गुप्त काल में सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी और जिसे दिनार कहा जाता है। क्या कहा जाता था? दिनार। देखिए, 8 नंबर में है, अमुक्त मालयद्य का लेखन किसने किया था? कृष्णदेव राय ने, ब्रह्मदेव राय ने, बुक्का राय ने, या फिर डीमदेव हरिहर राय ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि कृष्णदेव राय। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर कृष्णदेव राय हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डीप में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए, अमुक्त मालयद्य नामक पुस्तक की रचना विजयनगर के शासक कृष्णदेव ने किया था। ठीक है, और ये पुस्तक तेलुगु भाषा में लिखा गया है। कौन सा भाषा में ये लिखा गया है? तो ये तेलुगु भाषा में लिखा गया है। और भारत की प्राचीन इतिहास पर आधारित पुस्तक वंश चरित्रावली तेलुगु के साथ साथ संस्कृत में भी देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए 9 नंबर में है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की बात करते हैं तो ये ज्योतिबा फुले के द्वारा ये आप लोग को स्थापित किया गया था। ठीक है, देखिए, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1873 ईस्वी में की थी। और इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी एवं अपने संगठन सत्य शोधक समाज के द्वारा पाखंडी एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत में राजस्व एकत्र करने का स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू कौन किया था? भारत में राजस्व एकत्र करने की अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड कर्जन द्वारा, यहाँ डोहलजी लिखना था, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा भारत में राजस्व एकत्र करने का प्रणाली ये चलाया गया था। ठीक है, और कब से चलाया गया था? तो ये 1793 ईस्वी में शुरू किया गया था। ठीक है, और इसे ही ईस्ट मरारी आपका बंदोबस्त के नाम से ये जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है 11 नंबर। 11 नंबर में देखिए, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? देखिए, गांधी इरविन समझौते में कौन सा एक शर्त नहीं रखा गया था? बताइए। गांधी इरविन समझौते में नमक टैक्स हटाना, कानूनी तौर पर उत्पादन, व्यापार और बिक्री करने की अनुमति देना, ये तो समझौता हुआ था। खादी उत्पादन पर टैक्स, जो कि ये नहीं रखा गया था। बाकी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, ये सही है। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को सविनय योग्य आंदोलन रोकना, ये भी सही है। ठीक है, तो हम लोग का बी नंबर ऑप्शन जो कि ये रॉन्ग है, इसीलिए बी नंबर ऑप्शन 11 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, देखिए 12 नंबर में है, बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? 1913 में, 1920 में, 1905 में, या फिर 1915 ईस्वी में? तो बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला की बात करते हैं, ये 1913 ईस्वी में रखी गई थी। कब? 1913 ईस्वी में, यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, ब्रिटिश राज्य में निर्मित इस ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण ब्रिटेन के राजा देखिए जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के मुंबई आगमन के अवसर पर उन्हें सम्मानित करने के लिए ये बॉम्बे गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। ठीक है, देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? गेटवे ऑफ इंडिया को। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 13 नंबर में,
भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था किसका? जुरेसिक लैंड का, अंगारा लैंड का, आर्यवर्त का, गोंडवाना लैंड का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हम लोग का 14 नंबर में, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? बुलर झील, गोविंद सागर झील, राणा प्रताप सागर झील, बैकौल झील। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका राणा प्रताप सागर झील, ठीक है, जो कि भाखड़ा बांध पर स्थित है, ठीक है, और सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, इसीलिए सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, केरल की साइलेंट वैली नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का एक उदाहरण है? मैंग्रोव वन, पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, एल्पाइन शंकुधारी वन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, देखिए, रबी फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल समूह में उगाई जाती है? चावल, मक्का, गेहूँ, जौ, मक्का, चावल, गेहूँ, सरसों, चना, या फिर बाजरा, चना, चावल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गेहूँ, सरसा और चना, ठीक है। देखिए, गेहूँ, सरसों, चना की खेती रबी फसल के मौसम में की जाती है, जबकि आपका चावल हो गया, मक्का हो गया, ठीक है, ये सब का खेती आप लोग का खरीफ फसल के मौसम में किया जाता है। खरीफ मतलब क्या? जो बरसात के समय में किया जाता है, ठीक है, और रबी मतलब ठंडा के मौसम में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, मुंबई हाई किससे संबंधित है? इस्पात से, पेट्रोलियम से, मकबरा से, जूट पटसन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम से। मुंबई हाई में पेट्रोल बहुत ही अधिक मात्रा में मिलता है, ठीक है, और यह है जो अरब सागर के महाद्वीपीय सेल पर स्थित एक तेल क्षेत्र है। क्या है? तेल क्षेत्र। यहाँ पे पेट्रोल बहुत ही अधिक मात्रा में मिलता है। देखिए नेक्स्ट है, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित कौन सा? स्थानीय फूलों के पौधों और उनमें जुड़े खतरे, वनस्पतियों और जीव की विविधता, या फिर सी में दिया हुआ है कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति, या फिर डी में दिया विविध जीन कौन की उपलब्धता। तो बताइए इसका विशेषता क्या है? जिसका विशेषता है, देखिए, कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति को ही बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट में रखा जाता है, ठीक है, इसीलिए सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप लोगों आसान शब्दों में समझिए, ऐसे स्थान, ठीक है, ऐसे स्थान जहाँ पर स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है लेकिन उन पर आवास, विनाश या जीव जातियों के अस्तित्व का निरंतर संकट बना रहता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? हॉटस्पॉट, ठीक है, यानी कि संवेदनशील क्षेत्र कहलाता है। और इस कारण से कुछ प्रजातियां विलुप्तता की कगार पे है। जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा देखिए 1988 ईस्वी में नॉर्मन मायर्स द्वारा विकसित की गई थी। किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो नॉर्मन मायर्स के द्वारा 1988 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट है 19 नंबर में, राजकोषीय नीति का संबंध किससे? अर्थव्यवस्था, मुद्रा पूर्ति से, बैंकिंग व्यवस्था के विनियमन से, आर्थिक विकास के लिए नियोजन से, सरकार की आय और व्यय से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सरकार की आय और व्यय से, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, और राजकोषीय नीति का संबंध सरकार की आय और व्यय से है। सरकार के राजस्व संग्रह और व्यय के समुचित नियमन और अर्थव्यवस्था को वांछित दिशा देना राजकोषीय नीति कहलाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट है, देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? बताइए, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले कौन लगाया था? प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, डॉक्टर वी.के.आर.वी. राय, दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रानाडे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कि दादा भाई नौरोजी ने भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, ठीक है। देखिए, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम 1868 ईस्वी में भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था और उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय जो कि 20 रुपया बताए थे, ठीक है। राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक देखिए डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव ने किया था। चलिए नेक्स्ट है
देखिए जो भी इंपॉर्टेंट लिखाते जाते हैं उसको आप लोग नोट डाउन कॉपी में करते जाइएगा, ठीक है। देखिए ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है आकलन के को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय मापना। क्या होगा? देश के कुल वन क्षेत्र, देश के वन आच्छादन के विनाश, प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति, उद्धार की गई प्रति भूमि के क्षेत्रफल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रदूषण और पर्यावरण क्षति, ठीक है। देखिए ग्रीन अकाउंटिंग को एनवायरनमेंट भी कहा जाता है। इसे IUCN ने विकसित किया है। प्राकृतिक पर्यावरण की भूमिका को समझने का और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक संसाधनों के योगदान को इंगित करने के साथ साथ उन आंकड़ों को प्रस्तुत करता है जो प्रदूषण और पर्यावरण क्षति को इंगित करते हैं। वही आप लोग का ग्रीन अकाउंटिंग है, ठीक है, यानी कि इन्वायरमेंट है। चलिए नेक्स्ट है 22 नंबर में, किस पंचवर्षीय योजना के मानव विकास को सभी विकासों के प्रयास का मूल बताया था? पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना। देखिए पंचवर्षीय योजना सबका एक प्रश्न 100% पूछा जाएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना के मानव विकास को सभी विकासों के प्रयास का मूल्य बताया था। इस योजना की अवधि दोस्तों देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से और 1997 तक चला था, राइट। चलिए नेक्स्ट है, देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? सर्वसत्ताधारी लोकतंत्र गणराज्य, या फिर समाजवादी, या फिर धर्मनिरपेक्ष, या फिर संघीय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देखिए ये संघीय को ये शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? बताइए। समता का अधिकार ये तो दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार ये भी दिया गया है, शोषण के विरोध अधिकार ये भी दिया गया है। तो कौन सा अधिकार नहीं दिया गया है? संपत्ति का अधिकार ये भारतीय संविधान के द्वारा नहीं दिया गया है, ठीक है। इसीलिए सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। देखिए संपत्ति का अधिकार शुरू में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और वर्तमान में यह जो संपत्ति का अधिकार है यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 क के अधीन एक विधिक अधिकार बन गया है, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, विधिक अधिकार बन गया है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, या फिर 3 साल के लिए? तो प्रत्येक महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम, ये आप लोग को बता देना चाह रहे हैं, ये 3 साल तक अधिकतम बढ़ा सकती है। कितने साल तक? 3 साल तक। इसीलिए डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा प्रत्येक 6 माह पर पुनः संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर अधिकतम 3 वर्षों तक रह सकती है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का जिक्र किया गया है, ठीक है। पहला आपातकाल देखिए राष्ट्रीय आपातकाल होता है। कौन सा राष्ट्र आपातकाल होता है? राष्ट्रीय आपातकाल होता है, ठीक है, जो कि अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 में इसका जिक्र किया गया है। सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड देखिए राज्य में राष्ट्रपति शासन, ठीक है, जिसका भारतीय संविधान का अनुच्छेद और 356 में इसका जिक्र किया गया है। और तीसरा आपातकाल होता है वित्तीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 360 में इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। और ये सब डायरेक्ट पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है?
इसका आप लोग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 352। या फिर पूछ देगा राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है, तो 356। पूछ देगा वित्तीय आपातकाल भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया है, इसका 360 हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है। देखिए पंचायती राज से भी आपका एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो बताइए पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है, सत्ता के केंद्रीकरण पर, सत्ता के एकीकरण पर, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, या फिर द्विविभाजन कानून पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सत्ता के विकेंद्रीकरण पर ये आधारित है। ठीक है, देखिए पंचायती राज सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। राइट, चलिए नेक्स्ट है हम लोग का, देखिए 27 नंबर में दिया हुआ है रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी पुस्तक के रचनाकार कौन है। देखिए आप लोग का बुक से रिलेटेड आपका एक प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी पुस्तक का रचनाकार है, इसलिए डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, देखिए और रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी रतन टाटा की जीवनी है, जिसे पूर्व IAS अधिकारी थॉमस मैथ्यू ने लिख रहे हैं। ठीक है, ब्रिटिश पब्लिशर ने भारत की इतिहास की सबसे बड़ी नॉन फिक्शन डील साइन करते हुए इसे छापने का अधिकार प्राप्त किया है। राइट, चलिए नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियाई बिग बेस लीग में खेलने वाले प्रथम भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन थे। ऑस्ट्रेलियाई बिग बेस लीग में खेलने वाले प्रथम भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन थे। रजत भाटिया, परवीन तांबे, उन्मुख चंद, अजित चंडीला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उन्मुख चंद, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। देखिए भारत को साल 2012 में अंडर 19 विश्व कप में चैंपियन बनाने वाले कप्तान उन्मुख चंद मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम के सदस्य हैं। चलिए नेक्स्ट है 29 नंबर में। 29 नंबर में देखिए दिया हुआ आप लोग का निम्न में से किसके अनुसार सामुदायिक विकास योजना एक प्रक्रिया है जो संपूर्ण समुदाय के लिए आर्थिक एवं सामाजिक विकास की परिस्थितियों को उत्पन्न करती है और जो पूर्ण रूप से समुदाय की प्रेरणा पर निर्भर करती है। योजना आयोग, संयुक्त राष्ट्र संघ, नीति आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त संघ। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल 29 का सही आंसर हो जाएगा और संयुक्त संघ। देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम के संदर्भ में उक्त परिभाषा संयुक्त राष्ट्र संघ का है। योजना आयोग के अनुसार यह स्वयं ग्रामवासियों द्वारा आयोजित और कार्यान्वित किया हुआ एक अनुदान प्राप्त आत्मनिर्भर कार्यक्रम है। सरकार तो केवल तकनीकी और आर्थिक सहायता ही प्रदान करती है, बाद बाकी वो गांव का ही विकास में काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए 30 नंबर में देखिए झारखंड के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन पाया जाता है। 29.61%, 29.62% या फिर 28.4% या फिर 29.66%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 30 का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 29.76% में वन पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड के कुल क्षेत्रफल के 29.76% वन पाया जाता है। झारखंड का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है, जबकि सर्वाधिक 1% वाला जिला लातेहार है। ठीक है, क्षेत्रफल एवं प्रतिशत की दृष्टि से झारखंड में सबसे कम वन जामताड़ा में देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों जवाहर एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग के लिए नोट्स तैयार किया गया है जो कि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों आप लोग का आगामी आने वाली झारखंड महिला सुपरवाइजर की एग्जामिनेशन में यहाँ से आप लोग का 100% प्रश्न देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए कौन से नोट्स तैयार है, और सोशोलॉजी हो गया,
होम साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हिंदी हो गया। इन सभी के लिए दोस्तों नोट्स तैयार किया गया है जो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगामी आने वाले झारखंड महिला सुपरवाइजर की एग्जामिनेशन में आप लोग को यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि जितने भी आप लोग यहाँ पे नोट्स तैयार किया गया है ये आप लोग जेसीसी यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो भी सिलेबस जारी किया गया था उसी के अकॉर्डिंग ये बनाया गया है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ के जाते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। देखिए, तैयारी बहुत लोग करते हैं लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता है तो इसको भी आप लोग जान लीजिए, क्योंकि उसको सही प्रकार से स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाता है, उसको सही प्रॉपर तरीके से गाइडेंस नहीं मिल पाता है, इसलिए वो सिलेक्शन नहीं ले पाता है। ठीक है, तो अगर आप लोग का भी सपना है, ड्रीम है, गोल है झारखंड महिला सुपरवाइजर में एक सीट पकड़ करना, दोस्तों ये नोट से आप लोग के लिए रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप लोग वो प्राप्त करना चाहते हैं नोट्स, देखिए आप लोग एक नंबर दिख रहा होगा 8789125229। ठीक है, इस नंबर पर आप लोग क्या करना है, 200 पेमेंट करना है। देन उसका स्क्रीनशॉट आप लोग किसी व्हाट्सएप नंबर में भेज देना है। उसके बाद भेज के आपको बता देना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए, साइकोलॉजी का चाहिए कि सोशियोलॉजी का चाहिए कि होम साइंस का चाहिए कि पेपर 1 का चाहिए या फिर पेपर 2 हिंदी का चाहिए। जिसको चाहिए आप लोग स्क्रीनशॉट के साथ मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद जवाहर एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग 2 मिनट के अंदर में नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और दोस्तों देखिए, जवाहर एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज भी बनाया गया है जो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगामी आने वाले झारखंड महिला सुपरवाइजर के एग्जामिनेशन में आप लोगों का इसी प्रकार का प्रश्न एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। और जितने भी एग्ज़ाम देने वाले हैं ये तो टेस्ट, मॉक टेस्ट ना बहुत ही ज़रूरी, इसके बिना तो कभी सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का, बिना मॉक टेस्ट दिए हुए, बिना अभ्यास किए हुए कभी सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। किसी भी फील्ड के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में आपको सफलता प्राप्त करना है तो प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो देखिए जवाहर एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग के लिए पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हिंदी, नागपुरी, खोटा, और पेपर 3 में देखिए सोशोलॉजी, होम साइंस, साइकोलॉजी, इन सभी के लिए आप लोग का मॉक टेस्ट तैयार किया गया है जो कि आप लोग के रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं आप लोग यहाँ से प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग का सपना है, ड्रीम है, गोल है झारखंड महिला सुपरवाइजर में एक सीट पक्का करना, तो ये नोट्स और ये टेस्ट सीरीज आप लोग रामबाण साबित होने वाला है। तो अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो देखिए आप सभी को एक नंबर दिख रहा होगा। ठीक है, 8789125229, इस नंबर पर आप लोग क्या करना है, 200 पेमेंट करना है। देन उसके बाद स्क्रीनशॉट आप लोग किसी व्हाट्सअप नंबर में भेज देना है। व्हाट्सअप नंबर में भेज के आपको बता देना है कि आपको कौन सा पेपर का चाहिए, पेपर 1 का चाहिए, पेपर 2 का चाहिए, फिर पेपर 3 का चाहिए। जिसको चाहिए आप लोग बता दीजिएगा। उसके बाद जवाहर एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अपने आप को जाँच सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को सारा प्रोसेस पता चल गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 31 नंबर में आप लोग को दिया हुआ है, मिन्स्क किस देश की राजधानी है, बताइए मिन्स्क किस देश की राजधानी है। तो मिन्स्क की बात करते हैं दोस्तों, मिन्स्क जो है ये आप लोग का बेलारूस की राजधानी, कहाँ की राजधानी है, बेलारूस की राजधानी है। और इसकी मुद्रा की बात करते हैं दोस्तों, इसका मुद्रा है आपको बेलारूसी रूबल, है ना। और रूस की बात दोस्तों बात करते हैं, रूस की राजधानी कहाँ है, मॉस्को है। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, कीव है। बरमूडा की राजधानी कहाँ है, हैमिल्टन है। ठीक है, राजधानी से आपका एक प्रश्न 100% रहेगा। देखिए निम्न में से कौन सा देश एक लैंड लॉक कंट्री है, और भारत के पड़ोसी देश से एक प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बताइए निम्न में से कौन सा देश एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान, जो कि एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है, भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है ये अफगानिस्तान। ठीक है, और देखिए अफगानिस्तान की सीमा केवल लद्दाख से ही स्पर्श करती है, टच करती है। भारत और अफगानिस्तान के बीच देखिए 1896 ईस्वी में, कब 1896 ईस्वी में ड्यूरंड रेखा खींची गई थी। भारत और अफगानिस्तान के बीच में ड्यूरंड रेखा कब खींची गई थी, तो 1896 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का देखिए,
विश्व जल दिवस 2024 दुनिया भर में कब मनाया गया? 22 मार्च 2024, 21 मार्च 2024, 19 मार्च 2024, 23 मार्च 2024। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च 2024। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, देखिए 34 नंबर में है। 21 मार्च 2024 को दुनिया भर में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2024 का विषय क्या था? बेहतर दुनिया के लिए, नई समाधान, वन और स्वास्थ्य, वन और शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि बेहतर दुनिया के लिए नया संसाधन समाधान। नेक्स्ट है देखिए, और 35 नंबर में किस राज्य की दूसरी राजभाषा अंग्रेजी है? बताइए, भारत के ऐसे राज्य का नाम बताना है जिसकी दूसरी राजभाषा अंग्रेजी है। नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, और नागालैंड है, नागालैंड का प्रथम राजभाषा अंग्रेजी है। मेघालय का भी प्रथम राजभाषा अंग्रेजी है। मणिपुर की बात करते हैं, मणिपुर की प्रथम राजभाषा मणिपुरी है। त्रिपुरा का प्रथम राजभाषा बंगला है। चलिए नेक्स्ट है, और भाषा से आपका एक प्रश्न 100% देखने को मिलेगा। देखिए नेक्स्ट है, चुनावी कारणों में तेजी और पारदर्शिता लाने हेतु सभी मतदान केंद्रों के डिजिटल मैपिंग हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग ने कौन सा ऐप जारी किया? भुवन ऐप, बाज ऐप, गरुड़ ऐप, माई वोटिंग बूथ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कि गरुड़ ऐप। देखिए, प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम था मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एसेसिबल एंड पार्टिसिपेटिंग। चलिए नेक्स्ट है, देखिए 37 नंबर में है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को, फारस, तुर्की, मध्य एशिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि मोरक्को। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 37 का, मोरक्को। देखिए, मोरक्को निवासी इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। स्वदेश लौटने पर इसने रेहला नामक ग्रंथ में अपनी यात्रा स्मरणों का संकलन किया था। चलिए नेक्स्ट है 38 नंबर में। 38 नंबर में दिया हुआ है, दिल्ली के लाल किला और जामा मस्जिद शासन की वास्तुकला के विशाल उपलब्धि कौन है, यानी कौन बनाए थे? औरंगजेब, शाहजहाँ, जहांगीर, अकबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शाहजहाँ। देखिए, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद शाहजहाँ की शासनकाल की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं। लाल किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का संग्रह क्या है? उपन्यास है, नाटक है, कविता है, छोटी कहानियाँ हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कि ये कविता है। ठीक है, देखिए रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि कविताओं का संग्रह है, जिसे 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। गीतांजलि मूलतः ये आपको बांग्ला भाषा में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट है 40 नंबर में, निम्नलिखित में से किसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की बात करते हैं, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। देखिए, आज़ाद हिंद फौज को एक सैन्य इकाई के रूप में 1942 ईस्वी में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा इसको शुरू किया गया था। 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का मुख्य सेनापति बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना किसने की थी? सुकुमार दत्त, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर मदन मोहन मालवीय, या फिर मोतीलाल नेहरू। तो ये कौन किया था? तो ये मदन मोहन मालवीय ने ये आप लोग का किया था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। कब किया था? तो 1916 ईस्वी में किया था। डॉक्टर सर्व सुंदरलाल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे। नेक्स्ट है देखिए,
इनमें से किस नदी के किनारे प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव यानी कि रानी के सीढ़ीदार कुआं स्थित है? महानदी, यमुना, सरस्वती, हुगली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती। ठीक है, देखिए सरस्वती नदी किनारे प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव यानी कि रानी का सीढ़ीदार कुआं स्थित है। यह गुजरात में स्थित है। रानी की वाव का चित्र भारत 100 रुपये के नए नोट पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए जून 2014 ईस्वी में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया है। चलिए नेक्स्ट है, सदाबहार किस्म के वन यहाँ पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मानसून जलवायु क्षेत्र में, मरु क्षेत्र में, भूमध्य सागर क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन यानी कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। ठीक है, देखिए सदाबहार किस्म के वन भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो कि रबड़ हो गया, बांस हो गया, आप लोग का आपका बेंत हो गया, महोगनी हो गया, इस वन के प्रमुख वृक्ष हैं। ठीक है, और वृक्षों की सघनता के कारण इन वनों में प्रकाश नीचे तक नहीं पहुंच पाता है। अब ऊपर में ही पूरा घन रहेगा तो प्रकाश कैसे अंदर पहुंच पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? सूर्यताप से, चालन से, विकिरण से, संवहन से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन यानी कि विकिरण से। ठीक है, कहाँ से? विकिरण से। देखिए वायुमंडल में पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है। नेक्स्ट, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? असम में, केरल में, अफ्रीका में, आंध्र प्रदेश में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केरल में। ठीक है, साइलेंट वैली जो कि शांति घाटी भी कहा जाता है, जो कि जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, केरल में यह स्थित है ना। और इस घाटी में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, मुलई पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है? कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन यानी कि तमिलनाडु और केरल। ठीक है, देखिए पेरियार नदी पर निर्मित मुलई पेरियार बांध का झगड़ा तमिलनाडु और केरल राज्यों के बीच में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का वज्रपात स्थल है? शिलांग, गंगटोक, ओटकमन, दार्जिलिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग। देखिए दार्जिलिंग को अधिक मात्रा में वर्षा एवं तूफान के कारण वज्रपात स्थल के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ स्थित है दार्जिलिंग? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, मंजीरा मगरमच्छ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, तेलंगाना में, उड़ीसा में, केरल में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, मंजीरा ये कहाँ स्थित है? वन्य जीव अभयारण्य तेलंगाना राज्य में स्थित है, जो कि मेंढुक जिले में है। और यह एक मगर मत्स्य अभयारण्य है। नेक्स्ट है, चलिए, ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारत का कृषि उद्योग से, भारत का मुर्गी पालन उद्योग से, भारत का दुग्ध उद्योग से, भारत का खनन उद्योग से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन यानी कि भारत का दूध उद्योग से। ठीक है, नेक्स्ट है, चलिए 50 नंबर में, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की बात करते हैं दोस्तों, तो ये आप लोग का 1995 में हुआ था। कब हुआ था? 1995 में हुआ था। ठीक है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और डेट भी आप लोग को लिख सकते हैं, 1 जनवरी 1995 को हुआ था। और विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की हेडक्वार्टर की बात करते हैं, ये जेनेवा में है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए पूंजी बाजार में दीर्घावधि निधि प्राप्त की जा सकती है, या तो कुछ संस्थाओं से उधार लेकर, या फिर नोट जारी करके, या फिर सरकार से ऋण लेकर, या फिर प्रतिभूतियाँ जारी करके, या फिर विदेशी संस्थाओं से ऋण लेकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभूतियाँ जारी करके। ठीक है ना, देखिए पूंजी बाजार में दीर्घावधि निधि कुछ संस्थानों से उधार लेने के अलावा प्रतिभूतियाँ जारी करके प्राप्त किया जा सकता है।
नेक्स्ट है देखिए, भारत में योजना का प्रारंभ वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से शुरू हुआ। भारतीय योजना का वास्तुकार कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, सी.डी. देशमुख, पी.सी. महालनोबिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पी.सी. महालनोबिस, जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के ये वास्तुकार थे। ठीक है, पी.सी. महालनोबिस। देखिए, और भारतीय योजना को वास्तुकार पी.सी. महालनोबिस को माना जाता है। पी.सी. महालनोबिस मॉडल पर आधारित द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारभूत और भारी उद्योग और प्रधान योजना थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, संघीय सूची में कितने पदे हैं, मदे हैं? 52, 66, 97, 91। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 97। ठीक है, संघीय सूची में 52 विषय हैं और 97 विषय हैं। ठीक है, इसलिए 53 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, विधायी विषयों को संविधान की 7वीं अनुसूची की 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। ठीक है, पहला है संघ सूची जो कि 100 विषय है, लेकिन मूलतः आप लोग को 97 देखने को मिलेगा। राय सूची में 66 विषय हैं, लेकिन मूलतः ये 66, राय सूची में 61 है, लेकिन आप लोग को मूलतः 66 देखने को मिलेगा। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, लेकिन मूलतः आप लोग को 47 देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता? भारत के प्रधानमंत्री, ये कि भारत के कोई भी सदन का एक सदस्य होना चाहिए। भारत के वित्त मंत्री, ये भी होता है। भारत के राष्ट्रपति जो कि भारत के किसी भी सदनों के सदस्य नहीं होते हैं। इसीलिए हम लोग का यहाँ पे देखिए सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, केवल थर्ड। ठीक है, केवल थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता। यदि संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का वो सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो ये समझा जाएगा कि उसने सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख से खाली कर दिया है। भारत के प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री को संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, कंपल्सरी है। चलिए नेक्स्ट है, पहली लोकसभा का सत्र कब शुरू हुआ था? 13 मई 1952 को, 15 अगस्त 1951 को, 15 अगस्त 1947 को, या फिर 26 जनवरी 1946 को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 13 मई 1952 ईस्वी को। ठीक है, 13 मई 1952 ईस्वी को ये पहली लोकसभा का सत्र शुरू हुआ था। इसीलिए ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, और आज़ादी के बाद पहले आम चुनावों के बाद 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को लोकसभा गठन किया गया था। और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर के थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। और लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो ये 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, झारखंड पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? झारखंड पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में कौन सा यहाँ पे ऑप्शन दिया वो गलत है, वो आपको चूज करके बताना है। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, बिल्कुल सही बात है। झारखंड राज्य व्यवस्था के तीनों स्तरों पर महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है, जो कि ये रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि भारत के पंचायती राज व्यवस्था में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। ठीक है, इसीलिए हम लोग का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, झारखंड पंचायती राज विधेयक 2001 30 मार्च 2001 को विधानसभा से पारित हुआ था। झारखंड में पंचायतों की कुल संख्या 4351 है, ये भी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग का ये बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, देखिए 57 नंबर में दिया हुआ द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडिया स्टेट्स नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ये आप लोग को बता देना चाह रहे हैं B.A. श्रीनिवासन के द्वारा लिखा गया है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडिया स्टेट्स नामक पुस्तक वेंकट राघवन सुभाष श्रीनिवासन द्वारा लिखा गया है। और ये पुस्तक जो है भारत के 28 राज्यों और
8 केंद्र शासित प्रदेशों के जन्म की कहानी इस पुस्तक में आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, किसमें? द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेटस में। ठीक है, जिसका लेखक कौन है? B.A. श्रीनिवासन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस देश के डॉक्टरों ने दुनिया के पहले आनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर के हृदय को मानव शरीर में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया है? भारत, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऐसा कर दिखाया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने डॉक्टरों ने दुनिया के पहले आनुवंशिक रूप से संशोधित सुअर के हृदय को मानव शरीर में सफलतापूर्वक बदल दिया है। ठीक है, इसीलिए हम लोग का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अमेरिका के एक व्यक्ति डेविड बेनेट आनुवंशिक रूप से संशोधित सुअर से हृदय प्रत्यारोपण प्राप्त करने वाले दुनिया का पहला व्यक्ति बन गया है। मेरीलैंड मेडिकल सेंटर विश्वविद्यालय के डॉक्टरों को प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए अमेरिकी चिकित्सा नियामक द्वारा एक विशेष छूट दी गई थी, जिसमें ये कारनामा कर दिखाया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? नीरज चोपड़ा को, स्मृति मंदाना को, मेरी कॉम को, शेफाली वर्मा को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शेफाली वर्मा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी शेफाली वर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नीरज चोपड़ा को गुड डॉट एवं डिस्नी बैजू ईयरली लर्नर्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जबकि मेरी कॉम है ना, मेरी कॉम को ये आप लोग का ट्राइफेड तथा स्मृति मंदाना को GUVI के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, झारखंड की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय, मानसूनी, शीतोष्ण, शीत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड की जलवायु की बात करते हैं दोस्तों, ये आप लोग का उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, इसीलिए ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, झारखंड में मानसून का शुरुआत होता है, प्रवेश हो जाता है 10 जून को ही। झारखंड में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। पूछा जाता है झारखंड में वर्षा किस मानसून से होता है, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड में औसत वर्षा जो कि 140 सेंटीमीटर होता है। झारखंड में वर्षा का मुख्य स्रोत बंगाल की खाड़ी की शाखा है। राइट, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, 61 नंबर में आप लोग को दिया हुआ है, कौन निम्न में कौन युग सम्मिलित नहीं, यानी कौन सा गलत है? इंडो आर्यन भाषा समूह पंचपर्गनिया, द्रविड़ समूह माल्टो, आस्ट्रिक भाषा समूह नागपुरी, चीनी तिब्बती भाषा समूह बोडो। तो देखिए, ये जो आपको का है आस्ट्रिक भाषा समूह, जो कि ये आप लोग यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है, देखिए, नागपुरी ये आप लोगों को आ जाता है इंडो आर्यन भाषा का अंतर्गत। इसमें आपका हो गया झारखंड का खोटा, पंचपर्गनिया, नागपुरी, कुरमाली, खोटा, ये सब आपको किस चीज़ में आ जाएगा? इंडो आर्यन भाषा में। ठीक है, इंडो आर्यन भाषा में हो जाएगा। द्रविड़ भाषा देखिए माल्टो हो गया, चीनी तिब्बती भाषा समूह हो गया। और आप सभी को फिर से बोल रहे हैं, भाषा, लिपि, ठीक है, लेखक, आपका मुद्रा, राजधानी, ठीक है, ये सबसे आपका प्रश्न देखने को मिलेगा। पंचायती राज, पंचवर्षीय योजना, सामुदायिक विकास, ये सबसे आपका प्रश्न देखने को मिलेगा। देखिए, नेक्स्ट है, रोमानिया की राजधानी कहाँ है? बुखारेस्ट, वालेटा, बाकू, या फिर डी में दिया हुआ है क्या? सोफिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि बुखारेस्ट। रोमानिया की राजधानी कहाँ है? बुखारेस्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, श्रीलंका की राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, जूडो, वॉलीबॉल, फुटबॉल। तो श्रीलंका की बात करते हैं, तो श्रीलंका की ये आप लोग का राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं, तो ये आप लोग का वॉलीबॉल है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड की राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं, इंग्लैंड का क्रिकेट है। ठीक है, और जापान की बात करते हैं, जापान की राष्ट्रीय खेल है जूडो। ब्राज़ील की राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं, फुटबॉल है। नेपाल की राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं, ये डंडी और बियो है। भूटान की राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं, ये तीरंदाजी है। खेल खिलाड़ी से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, तो खेल खिलाड़ी से आप लोग कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है,
हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? कनौज, पाटलिपुत्र, प्रयागराज या फिर बल्लभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि कनौज। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ था दोस्तों? कनौज था। देखिए, राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। बाण भट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्ष चरित एवं कादंबरी की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को किस चीज़ से जाना जाता है? सीढ़ी दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा, अलाय दरवाज़ा, कुतुब दरवाज़ा। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन, यानी कि अलाय दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। देखिए, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को किस नाम से जाना जाता है? अलाय दरवाज़ा से नाम जाना जाता है। और यह एक 5 मंजिला लाल बलुआ पत्थरों की मीनार है, जिसका निर्माण देखिए 13वीं शताब्दी में मुस्लिम विजेताओं ने दिल्ली के राजपूत शासकों पर अंतिम जीत के उपलक्ष्य में ये बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 66 नंबर में। 66 नंबर में देखिए आप लोगों को दिया हुआ है, जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? बताइए, जब 1942 ईस्वी में अखिल भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? लिन लिथगो, लिटन, कर्जन, रिफन। तो इस कौन था? तो ये लिन लिथगो था। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लिन लिथगो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? रायगढ़, पुणे, सतारा, कोंकण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रायगढ़, जो कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, शिवाजी को मराठा साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। शिवाजी को मराठा साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। शिवाजी को तोपे अंग्रेजों ने प्रदान किया था। कौन किया था? अंग्रेज सब ने। नेक्स्ट है, सप्त क्रांति की अवधारणा राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रतिपादन किया गया था। राम मनोहर लोहिया द्वारा, बीपी गिरी द्वारा, रामास्वामी नायर द्वारा या फिर महात्मा गांधी द्वारा। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया द्वारा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, सप्त क्रांति का अवधारणा राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और देखिए, जन्म की बात करते हैं, इनका जन्म 23 मार्च 1910 को अकबरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। और मृत्यु की बात करते हैं राम मनोहर लोहिया की, तो देखिए 12 अक्टूबर 1967 को इसका मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट है, देखिए, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ आम्र वर्षा नाम से जाना जाता है? राजस्थान में, केरल में, असम में या फिर पश्चिम बंगाल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में। ठीक है, केरल राइट आंसर। देखिए, आम्र वर्षा आम की फसल के लिए काफ़ी उपयोगी है। संपूर्ण दक्षिण पूर्वी एशिया और भारत में अप्रैल और मई महीने में जो मानसून पूर्व वर्षा होती है उसे ही आम्र वर्षा कहते हैं। ठीक है, और यह वर्षा केरल और पश्चिम के तटीय मैदानी भागों में होती है। चलिए नेक्स्ट 70 नंबर, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में है? असम, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। तो ये आप लोग अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य, पराम्बीकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सब कहाँ है? केरल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा किन किन राज्यों से अगर गुजरती है? बिहार, त्रिपुरा, मिजोरम, बिहार, मेघालय, त्रिपुरा, सिमदिया, गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा से होकर इनमें से गुजरता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
देखिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से अगर गुजरता, पूछ देता है कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता, तो ये टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरता है, जो कि आपका मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, आपका पश्चिम बंगाल हो गया, राजस्थान हो गया, आपका गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और एक छत्तीसगढ़ और एक झारखंड हो गया। टोटल 8 है। फिर से आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। चलिए नेक्स्ट है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? लिटिल अंडमान, कार निकोबार, बेरन द्वीप, लैंडफॉल द्वीप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि बेरन द्वीप बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप बेरन द्वीप है। बेरन द्वीप निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ है? निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत में नारकोंडम एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी है वह ज्वालामुखी जिनसे अक्सर उद्गार होता रहता है। नेक्स्ट चलिए, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास ब्यूरो रचना थी कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि, औद्योगिक विकास उन्मुख समृद्धि, या फिर सेवा क्षेत्र उन्मुख समृद्धि, या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। 7वीं पंचवर्षीय योजना में इन सभी का विकास होना था, ठीक है। देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना देखिए 1985 से 90 के बीच में चला था, और यह योजना जो था जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। देखिए कौन मॉडल पर आधारित है, इससे भी पूछा जाता है। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1985 से 90 के बीच में था, ठीक है, और ये मॉडल था जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। चलिए नेक्स्ट है, भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा किया गया? TCS, अमेजन, विप्रो, गूगल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमेजन, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या रिपोर्ट के द्वारा की गई? भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1917, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, 76 नंबर में देखिए, पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? मीना नायर, अभिजीत गुप्ता, अनुपम खेर, श्री राम चक्रधर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि अभिजीत गुप्ता। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, देखिए राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया है? अनुच्छेद 123 में, अनुच्छेद 143 में, अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 300 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 123 में भारत की राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करती है, अनुच्छेद 123 के तहत, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 123 के अनुसार जब संसद का सत्र न चल रहा हो और राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि ऐसा परिस्थिति उत्पन्न हो गया है जिनके कारण तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है, तब ये राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करती है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, 78 नंबर में देखिए, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल की आशय क्या है? वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है, या फिर प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठते हैं, या फिर किसी विधेयक पर चर्चा के 2 चरणों के बीच अनौपचारिक चर्चा के लिए आवंटित समय, या फिर बजट पर चर्चा के लिए आवंटित विशिष्ट समय। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन, यानी कि देखिए प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली बैठक के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठते हैं तब शून्यकाल कहलाता है, ठीक है। देखिए
संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहते हैं। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद के समय को क्या कहा जाता है? शून्यकाल कहा जाता है, राइट। भारत में शून्यकाल की शुरुआत कब से हुई थी बताइए? भारत में शून्यकाल की शुरुआत कब से हुई थी? तो ये 1962 ईस्वी से शुरू हुआ था। भारत में शून्यकाल की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1962 ईस्वी से। चलिए नेक्स्ट है, देखिए 79 में है पूरा का अर्थ क्या है? प्रोवाइडिंग अर्बन अमेनेट, बी में दिया हुआ है प्रोविजन ऑफ अर्बन अमेनिटीज़ टू रूरल एरियाज, या फिर सी में दिया पॉलिसी ऑफ अर्बन अमेनिटी, या फिर डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि प्रोविजन ऑफ अर्बन अमेनिटीज़ टू रूरल एरियाज। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है? बेसबॉल एवं खो खो में, नेट बॉल एवं बास्केटबॉल में, पोलो एवं कबड्डी में, या फिर जिम्नास्टिक में? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेसबॉल और खो खो में 9 खिलाड़ी होती है, ठीक है। तो देखिए कुछ खेल का नाम हम आप लोगों को बता रहे हैं, उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। यह सबसे आपका प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए रग्बी, ठीक है, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। पोलो में आपका कितना होता है? 4 होता है। वाटर पोलो में आपका 7 होता है। कबड्डी में आपका 7 होता है। हॉकी की बात करते हैं, हॉकी में 11 होता है, और नेट बॉल में आपका 7 होता है। आप लोग क्रिकेट में कितना होता है कमेंट करके बताइए, और फुटबॉल में कितना होता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कितना कितना खिलाड़ी होता है। नेक्स्ट है, देखिए भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? नंदिनी सप्तथी, सुचेता कृपलानी, मायावती, शीला दीक्षित? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी, जो कि भारत की पहली मुख्यमंत्री बनी थी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। देश की आज़ादी के बाद सुचेता कृपलानी ने सक्रिय राजनीति में एंट्री की, और साल 1952 में सुचेता कृपलानी लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई, और 1957 ईस्वी में उन्हें दिल्ली विधानसभा का सदस्य बनाकर लघु उद्योग का मंत्रालय दिया गया था। चलिए नेक्स्ट है, आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? नासिक में, माउंट आबू में, हैदराबाद में, पुणे में? तो ये आप लोग का माउंट आबू में स्थित है, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों, यह 1 फरवरी 1975 को सीआरपीएफ द्वारा स्थापित किया गया था। माउंट आबू किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सीआरपीएफ द्वारा। कब? तो 1 फरवरी 1975 ईस्वी को। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस परीक्षण पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, 83 नंबर में, वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित थी? इन्फोसिस, जेट एयरवेज, टाटा मोटर्स, नाइक? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइक, ठीक है। नाइक कंपनी का ये टैगलाइन है, और यह एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगम है जो कि जूते, परिधान, उपकरण और सेवाओं के डिजाइन, विकास, निर्माण और दुनिया भर में विपणन और बिक्री में ये लगा हुआ है। नेक्स्ट है 84 नंबर में, मधुबनी शैली जो कि एक लोक चित्रण शैली है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर ऑप्शन, यानी कि बिहार, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बिहार। मधुबनी शैली जिसे मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है, यह बिहार के मिथिलांचल इलाके के मधुबनी, दरभंगा और नेपाल के कुछ इलाकों में ये प्रचलित है। नेक्स्ट है देखिए 85 नंबर में। 85 नंबर में देखिए, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, नेल्सन मंडेला, दलाई लामा, एनी बेसेंट? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार। चलिए नेक्स्ट है
86 नंबर में देखिए दिया हुआ है, वर्ष 2021 के लिए 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? रॉकेटरी, द नंबी इफेक्ट, पुष्पा द राइज पार्ट 1, द कश्मीर फाइल्स, RRR। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 86 नंबर के रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, हल्के लड़ाकू विमान तेजस LCA तेजस ने हाल ही में हवा में मार करने वाले किस स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? अग्नि 4, अस्त्र, निर्भय, प्रहार। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका निर्भय, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, निर्भय नहीं होगा, अस्त्र होगा। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाने का ऐलान किया गया? चंद्रयान दिवस, प्रज्ञान दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस या फिर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? इंदौर, पुणे, सिक्किम, जबलपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि इंदौर। आप लोग कमेंट करके बताइए इंदौर भारत के किस राज्य में स्थित है। चलिए 90 नंबर में देखिए दिया हुआ है, IEEFA द्वारा जारी रिपोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा सौर के अनुसार भारत किस वर्ष तक निर्माता देश बन जाएगा? 2024, 2025, 2026, 2030। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2026 तक। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस संघ का उल्लेख नहीं है? सामाजिक, कानून, राजनीतिक, आर्थिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन यानी कि कानून का जिक्र नहीं किया गया। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कानून न्याय का उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति 1789 से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट है 92 नंबर में देखिए दिया हुआ है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 65। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 65। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 के तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अपने कृत्यों का निर्वहन करता है। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के पद रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि का प्रावधान है। अनुच्छेद 63 की बात करते हैं, अनुच्छेद 63 में देखिए उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है और ये अनुच्छेद 63 में इसका जिक्र किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघ की सूची में शामिल नहीं है? रक्षा, रेलवे, अस्थायी शासन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थायी शासन। देखिए अस्थायी शासन राज्य सूची का विषय है, संघ सूची का नहीं है। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूची का वर्णन किया गया है। संघ सूची हो गया आपका, ठीक है, एक आपका हो गया राज्य सूची हो गया और एक आपका समवर्ती सूची हो गया। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय है और समवर्ती सूची में 52 विषय है। नेक्स्ट देखिए, कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ है। नवंबर 1947 के तहत, नवंबर 1946, नवंबर 1949, जनवरी 1948। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवंबर 1946। ठीक है, नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा का गठन हुआ है। 1946 में, ठीक है, कब? 1946 में
कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन को प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली द्वारा 15 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत दिल्ली पहुंचा था। चलिए नेक्स्ट है 95 नंबर में। 95 नंबर में देखिए दिया हुआ है, समाचार पत्र राष्ट्र गोपतार यानी कि सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था? हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी कि फारसी। समाचार पत्र राष्ट्र गोपतार का संबंध पारसी धर्म सुधार से है। ये समाचार पत्र आंग्ल गुजराती पारसी धर्म में सुधार हेतु और दादा भाई नौरोजी एवं खरशेद जी कामा द्वारा प्रकाशित की गई थी। धन की निकासी या बहिर्गमन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, लोथल किस नदी के निकट पर स्थित है? सतलज, घग्गर, रावी, भोक्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी कि भोगवा। ठीक है, लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पाकालीन स्थल लोथल जो कि गुजरात में स्थित है, सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह शहर है। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल से चावल उपजाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, इसको मिलाना है, एक तरफ घटना है एक तरफ वर्ष का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो बताइए अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था? बताइए। अहमदाबाद देखिए आपको बता दे रहे हैं। हाँ, 97 नंबर का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से देखिए आप लोग को बता देना चाह रहे हैं, अहमदा मिल हड़ताल जो ये हुआ था ये 1918 ईस्वी में हुआ था। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था? 1918 ईस्वी में हुआ था। खेड़ा आंदोलन की बात करते हैं, खेड़ा आंदोलन भी 1918 में ही हुआ था। ठीक है, जालियांवाला बाग की बात करते हैं, ये 1919 ईस्वी में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह की बात करते हैं 1917 ईस्वी में हुआ था। इसीलिए हम लोग का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 98 नंबर में, 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? पटना में, लाहौर में, दिल्ली में या फिर कराची में? कराची में। इसका राइट आंसर हो जाएगा कराची। ठीक है, 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कराची में हुआ था। इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते जो कि 1931 का समर्थन किया गया, जिसने कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार के साथ समान स्तर पर बात करने का अवसर प्रदान किया गया और यह सरदार वल्लभ भाई की अध्यक्षता में एकमात्र कांग्रेस सत्र था। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा को उल्लेख कौन करता है? अब्दुल रजाक, एडोडो बारबोसा, मार्को पोलो, निकाली कोंटी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि एडोडो बारबोसा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 100 नंबर में, हीराकुंड बांध नदी किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध महानदी, गोदावरी, कावेरी, पेरियार। इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी। ठीक है, हीराकुंड बांध का निर्माण 1948 ईस्वी में हुआ था। हीराकुंड बांध का निर्माण कब हुआ था? 1948 ईस्वी में हुआ था और यह बन के जो 1953 में तैयार हो गया था। उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में स्थित इस बांध से निर्मित झील एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? हीराकुंड बांध। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो रहा होगा। सब वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुँच सके और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, और ये क्लास दोस्तों ये सेशन आप लोग कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, और दोस्तों आप लोग कल आप लोग का कौन सा सब्जेक्ट में आप लोग को मैराथन चाहिए? साइकोलॉजी, सोशलॉजी, होम साइंस या फिर हिंदी या फिर पेपर 1 किसका चाहिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और ये क्लास आप लोग कैसा लगा? ठीक है, और 100 क्वेश्चन में आप लोगों को कितना सही हुआ नहीं हुआ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक आप लोग जोहार एग्जाम सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी इसी प्रकार का वीडियो अपलोड होगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा।
तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं।